नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCSRT चैनल में। आज हम चैप्टर 4 जो कि खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करता था, हम उसी में पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे और उन्हीं के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को समझते चलेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बात करता है दो कथनों की, और हमें बताना है कि पहले तो ये दोनों कथन सही है या नहीं है, और क्या दूसरा कथन पहले वाले का कारण है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है उसमें पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। ठीक है, आत्मनिर्भर हो गया है एटलीस्ट अनाज उगाने में पिछले 30 सालों में। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो हमारे अनाज की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी हरित क्रांति से। देखो, पहली बात तो ये है कि सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भर का क्या मतलब होता है। आपने एक चीज जो कोरोना काल में हम बोलते हैं ना कि दो शब्द जो आपने बहुत ज्यादा सुने थे, एक तो था कोरोना, क्योंकि ऑब्वियसली महामारी जो फैली थी वो कोरोना की महामारी थी, और दूसरा जो शब्द आपने बहुत ज्यादा सुना था भारत में वो था आत्मनिर्भर। ठीक है, क्योंकि सरकार ने फुल फ्लेजेड एक कैंपेन चालू किया था जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, और उस कैंपेन के अंदर हम लोगों ने कोशिश करी थी कि जो चीजें भारत बाहर से आयात कर रहा है, ठीक है, अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप्स हो, चाहे वो आप देखोगे पहले मतलब मास्क जैसी चीजें, आपके जो PPE किट्स होते हैं वो सब आप देखोगे बाहर से आयात हो रहा था। तो हमने ये कोशिश करी कि हम इन चीजों को अपने घर में ही इन हाउस प्रोडक्शन करें, अपने घर में ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें इसका। ठीक है, उत्पादन करें अपने घर में। इससे क्या होगा, एक तो हमारी जो आयात डिपेंडेंसी है ना इंपोर्ट पे, वो कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरे देशों पे निर्भरता कम हो जाएगी, और इससे हमारे यहाँ पे अगर आप ये सब चीजों का उत्पादन करोगे तो इसका मतलब है कि नए नए उद्योग आएंगे तो हमारे यहाँ पे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ठीक है, तो बोलते हैं ना एक तीर और दो निशाने, वो चीजें यहाँ पे करने की कोशिश करी थी। तो आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंसी, कि मतलब आपको अब किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है, आप खुद से स्वयं ही काफी हो काम करने के लिए। ठीक है, अनाज में सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अनाज में आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि जितने आपके देश में लोग हैं, ठीक है, आपके देश में उतना अनाज उग रहा है कि हर किसी को खाना या अनाज मिल पाए। ठीक है, आप ये देखोगे कि जब हमारे यहाँ हरित क्रांति नहीं हुई थी 1960 के पहले, मैं ये बार बार बोल रही हूँ आपको कि भारत को खाना भी बाहर से आयात करना पड़ता था। ठीक है, तो आप सेल्फ सफिशिएंट कहोगे क्या खुद को? नहीं। आत्मनिर्भर थे क्या? नहीं। लेकिन हरित क्रांति आई, उसके बाद आप देखोगे कि हमने वो कौन सी सीड्स लाई थी, याद है? ये इसका फुल फॉर्म क्या था HYV का, ये कमेंट्स में बताने वाले हो आप मुझे। ठीक है, HYV का फुल फॉर्म क्या था और इन सीड्स को क्या क्या इनपुट्स थे जो चाहिए होते थे। ठीक है, तो ये सीड्स लाए, मैंने दो साइंटिस्ट भी बताए थे आपको, जिसका किसी ने आंसर भी दिया था नीचे। आई एम रियली प्राउड कि आप लोग को याद भी रहती है चीजें। तो आप ये देखोगे, ये जो हमने नए प्रकार के बीज लाए थे, इन बीजों को यूज करके हरित क्रांति आई, और उस वजह से आप देखोगे जो भारत का उत्पादन शायद पहले इतना होता था, अब वो इतना सारा होने लग गया। मतलब जिस देश में अनाज की कमी थी वह देश अब आत्मनिर्भर तो हुआ ही, साथ में आप देखोगे हम लोग निर्यात भी करने लगे, एक्सपोर्ट भी करने लगे अनाज। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों भी स्टेटमेंट सही है कि भैया हरित क्रांति आने से हमारे यहाँ अनाज की जो अवेलेबिलिटी थी, ठीक है, उपलब्धता थी, वो बढ़ी, और उसी के कारण कहीं ना कहीं आप देखोगे पिछले 30-40 सालों में भारत आत्मनिर्भर बन गया है, एटलीस्ट आप देखोगे अनाज के प्रोडक्शन में। मैंने याद है आपको एक ग्राफ बताया था, और मैंने आपको कहा था कि मैं अगली क्लास में आपको ग्राफ भी बताऊंगी कि कैसे बनते हैं, वक्र भी समझाऊंगी कि कैसे बनाए जाते हैं। देखो, ये ना बचपन में आप पढ़ते थे, याद है आपको एक हरे कलर का पेपर आता था, ठीक है, और उसमें ऐसे लाइंस बनी होती थी, कुछ ऐसे होती थी वर्टिकल लाइंस और कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी। हरे कलर का होता था वो, ठीक है, और उसमें ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस होते थे। उसको आपको मैम हमेशा अलग से बोलती थी कि अपने साथ ग्राफ पेपर लेके आना। ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर होता था। इसमें आप क्या करते थे, मैं एक बार पेन का इंक चेंज करती हूँ यहाँ, तो सॉरी, तो यहाँ पे इंक का कलर इज ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि फिर मैम आपको बोलती थी कि एक ऐसे वर्टिकल लाइन बनाओ, ठीक है, ऐसे नीचे जाती हुई, फिर हम दोनों साइड एरो लगाते थे, और एक हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे दोनों साइड एरो वाली, है ना। इसको लिखते थे एक्स एक्सिस और इसको लिखते थे वाई एक्सिस। लिखते थे नहीं लिखते थे? फिर यहाँ पे 0,0 लिखते थे, बहुत बचपन में करते थे। फिर ऐसे बनाते थे, है ना, ऐसे मार्क्स बनाते थे,
इन डब्बों के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव होता था और ये दोनों पॉजिटिव होते थे। भाई पॉजिटिव 1 लिख लो, 2 लिख लो, 10 लिख लो, 20 लिख लो, 100 लिख लो, 200 लिख लो। याद आ रही है चीजें? भाई जिसको याद है ग्राफ कैसे बनाते थे, अपने कर्व कैसे बनते हैं, तो वो जरूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि इससे हमें भी पता लगेगा कि कितने लोगों को एक्चुअली में आता है। ठीक है, तो ऐसे बनाते थे। फिर हम बोलते थे कि भैया आप एक्स एक्सिस पे कुछ लिखोगे, वाई एक्सिस पे कुछ लिखोगे और उसके हिसाब से आप यहाँ पे मार्किंग करके ग्राफ बनाओगे। ठीक है, तो आपने जो पिछली बार जैसे ग्राफ देखा था, तो ये तो एक टाइप का हो गया। ठीक है, दूसरे टाइप का ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ, जहां पे आप क्या करते हो कि जैसे आपने बताया कि वाई एक्सिस पे मैं लिख रहा हूँ कि कितना अनाज का उत्पादन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, वो मैंने लिखा वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे मैं लिख रहा हूँ समय, कि भाई 1950 में इतना था, 1960 में इतना है, 1970 में इतना है, 80 में, ऐसे करके। ठीक है, तो सपोज करो 1950 में भारत में सिर्फ 50 मिलियन टन ही उत्पादन होता था। ठीक है, तो ये 1950 का है। फिर आप देखो यहाँ पे लिखा आपने 1992 में लगभग हमारा आप मान लो 100 मिलियन टन के आसपास हो गया। ठीक है, और आज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 2020, तो आज हमारा 300 मिलियन टन के आसपास हो गया। तो ये ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा जाएगा और फिर यहाँ पे ऐसा जाएगा। तो ये दर्शा रहा है कि जैसे ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ तक जा रहा है, तो इसका मतलब है 50। ये वाली लाइन कहाँ तक जा रही है? 100 तक। ठीक है, ये वाली लाइन कहाँ तक जा रही है? 300 तक। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपका अलग अलग सालों में कितना उत्पादन हुआ, कितना अनाज हुआ। ठीक है, तो आप ये देखोगे, हमने जो वो एनसीईआरटी में ग्राफ देखा था, उसमें वो बता रहे थे ना कि कैसे 1950 में इतना था, लेकिन आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम देख रहे थे ना, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर आप देखोगे हम लोग 2019-20 तक पहुंचे थे, तो 275 के आसपास पहुंच गया था, है ना। तो इसका मतलब है कि भारत जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात करता है बफर स्टॉक की। देखो, मैंने आपको पीडीएस की तो पूरी प्रणाली समझा दी थी, है ना। अब हम बात करेंगे बफर स्टॉक की। ठीक है, ये बफर स्टॉक क्या होता है? देखो, आप है ना ऐसे समझो कि अपने घर में देखो, एक तो होती है तिजोरी, है ना, और एक होता है अपने घर में बफर, मम्मी का स्टोर रूम। ठीक है, तिजोरी में हम लोग पैसा रखते हैं, कई बार लोग उसमें वो वाला पैसा डालते हैं जो मतलब एक्स्ट्रा होता है, जो आप देखोगे इमरजेंसी में भी अगर आपको जरूरत पड़े तो बहुत ज्यादा होता है उससे भी। ठीक है, लेकिन कई बार आप देखोगे आप सिर्फ उसमें वही पैसा डालते हो जो आपको कभी आपदा आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो वहां पे उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे आप देखोगे मम्मी का स्टोर रूम होता है ना, किचन के साथ अटैच होता है या किचन से अलग होता है, जो भी एक स्टोर रूम होता है। मम्मी क्या करती है, किचन में सपोज आपके घर में एक महीने में 10 किलो आटा लगता है, तो उतना ही आटा यहाँ रखती है, बाकी जो आपकी गेहूं है या पिसा हुआ आटा है वो स्टोर रूम में रखती है। ठीक है, वो इसलिए होता है कि कल को कोई इमरजेंसी आ जाए, आप मार्केट नहीं जा पाओ, इमीडिएटली अनाज ना आ पाए, तो भी एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए वो काम कर जाए। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मम्मी के स्टोर रूम को बफर स्टॉक। ठीक है, बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है? ये वो स्टॉक होता है, ठीक है, जो बेसिकली आप रखते हो ताकि कल को अगर कोई सिचुएशन आ जाए, कल को कोई इमरजेंसी आ जाए, कल आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसमें आप फिर इस बफर स्टॉक का सामान यूज कर सकते हो। तो ये तो थी आपकी घरेलू बात। अब हम इसको लेते हैं नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे। तो राष्ट्रीय लेवल पे अनाज का बफर स्टॉक क्या होता है? अनाज का बफर स्टॉक मतलब सरकार का स्टॉक, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कर रखा है, बहुत सारा अनाज खरीद के ऐसे बफर में रख रखा है, मम्मी के स्टोर रूम की तरह। ठीक है, कल को अगर मार्केट में अनाज की कमी आ जाए, कल को कोई नेचुरल आपदा आ जाए, कोई कैलामिटी आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, ठीक है, या फिर क्योंकि भारत एक अच्छा देश है, हम हमेशा से आप देखोगे कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत सारी वैक्सीन जो थी, तो छोटे छोटे देश होते हैं जहाँ पे वो खरीद नहीं सकते थे, उनको भी हमने फ्री में वैक्सीन बहुत कम दामों में दी थी। तो कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे अनाज की कमी पड़ जाए, जैसे अभी आपको पता है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और रूस और यूक्रेन दोनों ही अनाज काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि चूंकि वहां वॉर चल रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अनाज की कमी आ जाती है, तो तब क्या होता है कि भारत जैसे देश जो होते हैं उनको निर्यात करना ही पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे भी आप देखोगे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, ठीक है, या फिर मार्केट में आप देखोगे अनाज की कमी होने की वजह से बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाए। भाई जो आपको गेहूं 20 रुपए प्रति किलो मिलता है, अगर वो 100 रुपए प्रति किलो मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो ये कब नीचे आ जाएगा? भाई मैंने आपको अभी बताया था पिछली क्लास में कि अगर आपके पास उत्पादन कम है, ठीक है, तो दाम क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको दाम कम करने तो क्या करो? उत्पादन बढ़ाओ।
तो इसका मतलब है सरकार क्या करती है, फिर इस बफर स्टॉक में से बहुत सारा माल मार्केट में छोड़ देती है। तो पहले जहां से 20 किलो गेहूं थे, अब मार्केट में अगर 100 किलो गेहूं आ गए तो अपने आप दाम देखोगे 20 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो कोई भी परिस्थिति, ठीक है, जो आपके अनुकूल नहीं है, तो वहां पे क्या होता है कि ये बफर स्टॉक, जो मम्मी का स्टोर रूम है ना, वैसे ही सरकार के स्टोर रूम में से जो अनाज होता है वो बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक तो ग्राहकों को हेल्प मिलती है, कंज्यूमर्स को हेल्प मिलती है, क्योंकि दाम जो होते हैं थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, इससे और क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि भुखमरी और फैमिन वगैरह का आप देखोगे प्रॉब्लम, अकाल वगैरह का नहीं पड़ सकता, क्योंकि आपके पास एक, देखो पीडीएस तो है, आपके पास एक वितरण प्रणाली है, लेकिन अगर वितरण प्रणाली में जितना आपके पास अनाज था वो खत्म हो गया और आपदा लंबी चल गई, तो सरकार अनाज कहां से निकालती है, फिर सरकार बफर स्टॉक में से अनाज निकालती है। वैसे आपको पता है कि सरकार की बहुत सारी स्कीमें चलती है, जैसे अपना मिड डे मील हो गया। अब मिड डे मील के बारे में पता है ना आपको, मिड डे मील क्या होती है भाई? मिड डे मील स्कीम वो है जिसमें सरकारी जो अपने स्कूल वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर आप देखोगे दिन का खाना जो होता है बच्चों को फ्री में दिया जाता है। ठीक है, तो मिड डे मील योजना हो गई। इवन आपकी जो आईसीडीएस होती है, जो 1975 से चालू है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बोलते हैं ना, उसके अंदर आपको पता है कि आंगनबाड़ी वगैरह में खाने के पैकेट्स भी बांटे जाते हैं, है ना। वैसे ही आप देखोगे कि हमारे यहाँ और भी बहुत सारी स्कीमें चलती है जिसके अंदर खाना दिया जाता है लोगों को, या तो पैकेट के फॉर्म में या उसको पका के दिया जाता है। तो इन सभी योजनाओं में भी क्या चाहिए, आपको खाना चाहिए, है ना। तो ये खाना कहाँ से आता है, आपके बफर स्टॉक से। तो बेसिकली बफर स्टॉक के बहुत से आप देखोगे कारण है इसको चलाने के। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि बफर स्टॉक के, अनाज के बफर स्टॉक का हमारा उपयोग है। ठीक है, तो अब आप देखो क्वेश्चन ये आपसे बोलता है कि भाई बफर स्टॉक के रिगार्डिंग कौन से जो अपने नीचे कथन लिखे हैं उसमें से कौन से सही है। ठीक है, पहला ये बोल रहा है कि सही है पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 जो इसमें स्टेटमेंट होंगे वो गलत होंगे और सिर्फ एक ही सही होगा। ठीक है, तो पहला ये बोल रहा है कि ये वो स्टॉक है जो फार्मर यूज करते हैं फैमिन के दौरान। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनाज का स्टॉक कौन रख रहा है, आपकी सरकार। फिर ये बोल रहे हैं कि ये वो स्टॉक है जो सरकार रखती है एक्सपोर्ट, निर्यात करने के लिए। भाई ऐसा तो नहीं है ना, सिर्फ निर्यात करने के लिए तो रखती नहीं है, करेक्ट है, तो मतलब ये भी सही नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा ये बोल रहा है कि ये वो स्टॉक है जो एफसीआई रखता है जब अगर आप देखोगे सरप्लस प्रोडक्शन होता है। तो ये कहीं ना कहीं सही है। भाई आप अनाज को इकट्ठा कब करोगे, मम्मी पिसा हुआ गेहूं कब रख पाएगी एक्स्ट्रा, जब आप देखोगे वो एक्स्ट्रा पिसवाएगी। भाई जब अगर वो 5 किलो ही आपकी गृहस्थी को लगता है और आपने 5 किलो ही पिसवाया, तो आपके स्टॉक में कुछ जाएगा क्या, नहीं। आपके स्टॉक में वो गेहूं या वो आप देखोगे आटा जाएगा जो एक्स्ट्रा होगा। तो जो एक्स्ट्रा होगा ना, वही आप देखोगे बफर स्टॉक में जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, फिर ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वहां पे ये बोल रहे हैं कि जो एफसीआई है वो आपका फूड ग्रेन प्रोक्योर करता है। ठीक है, और ये बेसिकली जब अनाज खरीदता है कृषक लोगों से, फार्मर से, किसानों से, तो ये बेसिकली एक प्राइस पे खरीदता है उनसे। ये तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था कि भाई एफसीआई खरीदता कौन सी प्राइस में है और आगे बेचता कौन से प्राइस में है। खरीदता है वो एमएसपी पे, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आंसर हो गया इसका डी। और बेचता किस प्राइस पे है, सेंट्रल इशू प्राइस पे। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि एफसीआई को ना इसमें बहुत सारा घाटा होता है, क्योंकि जनरली आप देखोगे इशू प्राइस क्या होता है, 3 रुपए चावल, 2 रुपए गेहूं और 1 रुपए बाकी का अनाज। ठीक है, जबकि एमएसपी क्या होती है, 20 रुपए प्रति किलो चावल या 25 रुपए प्रति किलो चावल, 20 रुपए प्रति गेहूं। तो आप, और इसके अलावा ये तो सिर्फ एमएसपी है जो इसने किसानों को दी है अनाज खरीदने के लिए। उसके अलावा आप सोचो, आप जो ट्रक वगैरह लगाओगे, ठीक है, आप जो गोडाउन, जरूर तो नहीं है ना कि एफसीआई के पास सारे गोडाउन खुद के हो, करेक्ट है ना, एफसीआई कुछ गोडाउन किराए पे भी लेता है, तो उसमें भी आप देखोगे उनको पैसा लगता है। फिर इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी भी सैलरी वगैरह निकलती है। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि एमएसपी तो चलो 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से थी चावल की, उसपे कम से कम आप 5 से 10 रुपए और ऐड कर दो इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के लिए। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, कि भाई प्रोक्योर जब करते हो ना आप सामान, तो उसमें आपको एक्चुअली में कितना खर्चा हो रहा है, ये ट्रक व्रक का, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का, सब मिला के, तो उसमें भी 5-10 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो सरकार तो आपको 3 रुपए में चावल दे रही है, लेकिन एक्चुअली में उसको पड़ रहा है 30 रुपए का, 30 से 35 रुपए का, समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली घाटा हो रहा है एफसीआई को, बट एफसीआई किसके कहने पे काम कर रही है, गवर्नमेंट के कहने पे। तो बेसिकली गवर्नमेंट को इतना घाटा भी होता है। ठीक है,
फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो एमएसपी डिक्लेयर करती है सरकार, वो बेसिकली हर साल जब अपन बुवाई करते हैं ना, उसके बाद घोषित करती है। नहीं, ये तो मैंने आपको एमएसपी समझाते वक्त ही कहा था कि बुवाई करने से पहले। देखो, बुवाई करने के बाद नहीं बता सकते, क्योंकि बुवाई करने के बाद तो मंडी ऑपरेट होती है। बुवाई करने के पहले ही सरकार बोल देती है कि भाई बुवाई चाहे कितनी भी हो, मार्केट में कंडीशन कुछ भी हो, एमएसपी इन इन क्रॉप्स का, मैंने आपको बताया था ना, सारी क्रॉप्स का नहीं, सिर्फ 23 क्रॉप्स का सरकार अनाउंस करती है, इतना रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो मेन सरकार का उद्देश्य होता है एमएसपी अनाउंस करने का, वो ये होता है ताकि जो फार्मर है ना, जिन पे एमएसपी अनाउंस हुई है, उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें। ये बिल्कुल गलत है। एमएसपी का ना उद्देश्य अभी ये बन चुका है, लेकिन ये एमएसपी का उद्देश्य एक्चुअली में था नहीं। ठीक है। एमएसपी का जो उद्देश्य था ना, वो आप ये देखोगे कि सबसे पहली बात है कि एमएसपी का जो मेन मोटिव था ना, वो ये नहीं था। ठीक है। एमएसपी का जो मेन मोटिव था ना, वो कहीं ना कहीं फार्मर्स को हेल्प करना था। ठीक है, कि भैया आपको कभी भी डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े। एक शब्द होता है, यहाँ पे चाहिए तो लिख लो, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। मतलब मजबूरी में अपनी अनाज को सस्ते दामों में बेचना, वो ना बेचना पड़े। ये जो अपने किसान होते हैं, उनके पास एक ऑप्शन रहे कि वो अपना अनाज एटलीस्ट उन दामों में बेच सके, ताकि उनको थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मिले। लेकिन ओवर द इयर्स क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस सेल तो ठीक है, रुकी रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर सरकार को चाहिए कि आप इस फसल का उत्पादन करो, तो अगर सरकार उस पर एमएसपी अनाउंस कर देती है, तो कहीं ना कहीं किसानों को क्या पता है, भाई आप ही सोचो कि आप राम हो, ठीक है, आप एक किसान हो, आप खेती बाड़ी करते हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अनाज उगाने का, आप कुछ भी उगा सकते हो। ठीक है, आप सपोज करो आपके पास बढ़िया बारिश है, बढ़िया सारे स्रोत है, ठीक है, बढ़िया संसाधन है, और आप कुछ भी उगा सकते हो अपनी जमीन पे। आप पता है, आप तो भी आप वही फसल उगाने की कोशिश करोगे जिसपे एमएसपी अनाउंस हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर किसी फसल पे एमएसपी सरकार ने अनाउंस करी है, तो उसका मतलब वो आपको एक गारंटी देता है कि कल को अगर मंडी में चाहे कुछ भी हो, ठीक है, मुझे एटलीस्ट मार्केट में एमएसपी वाला दाम तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं अपनी फसल सरकार को बेच पाऊंगा। भाई आपने कोई ऐसी फसल उगा ली, सपोज स्ट्रॉबेरी, ठीक है, जिसपे सरकार एमएसपी अनाउंस नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा कि भैया अगर कल को स्ट्रॉबेरी के दाम कम हो गए, तो आपको लॉस में, घाटे में अपनी पूरी फसल बेच के आनी पड़ेगी। लेकिन सपोज करो अगर आपने चावल उगाया, राइस उगाया, जिसपे सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में चाहे कोई भी दाम हो, आपको पता है कि आपको न्यूनतम एक दर तो मिलेगा ही मिलेगा, जो सरकार को बेच के आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये एमएसपी एक तरीका भी है जिससे सरकार इंसेंटिवाइज करती है, जिससे सरकार ना प्रोत्साहित करती है फार्मर्स को कि एटलीस्ट आप इन फसलों को तो उगाओगे ही उगाओगे। ठीक है, तो आप ही सोचो अगर सरकार एमएसपी नहीं देती गेहूं चावल वगैरह पे, तो फार्मर हो सकता है कि सारे के सारे शुगर के गन्ने उगाने में लग जाते हैं, क्योंकि गन्ने का मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा खासा दाम मिलता है। ठीक है, सब लोग कॉफी उगाने लग जाते, तो भैया हमारी खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? आप सुबह शाम कॉफी से थोड़ी पेट भर सकते हो, आपको चाहिए तो एंड में रोटी या फिर गेहूं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपका मेन मोटिव नहीं था, लेकिन अब वो बनता जा रहा है। कैसे कि फार्मर को अगर आपको इंसेंटिवाइज करना है, प्रोत्साहित करना है कि आप ये वाली क्रॉप उगा लो। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट का इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, पहला तो गलत ही है, क्योंकि आप पहले अनाउंस करते हो बुआई के। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात करता है कि भैया बफर स्टॉक रखने का मेन मोटिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वो तो मैंने आपको बताया ही था। अब आप स्टेटमेंट पढ़ो और मुझे बताओ। ये बोल रहा है कि ताकि हम है ना आयात कर सके, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। दूसरा ये बोल रहा है कि हम लोग अगर कहीं पे आप देखोगे जो कमी वाले क्षेत्र है, वहां पे खाने का वितरण कर सके। तो ये सही लग रहा है कि भैया जहाँ अनाज नहीं है, वहां पे अगर अनाज पहुंचाना है, तो उसके लिए मुझे मम्मी का रसोई घर के अलावा एक स्टोर तो होना चाहिए ना, तभी तो पड़ोसी के घर में पहुंचा पाएंगे अनाज। अगर हम 5 किलो ही आटा पिसवाएंगे, तो पड़ोसी के घर में कैसे पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे ना। तो ये सही लग रहा है। फिर सी स्टेटमेंट पढ़ो। ये कह रहा है कि आपको जो गरीब लोग होते हैं, उनको बेसिकली सस्ते दामों में, बेसिकली चाहे स्कीम के तहत जो चाहे ऐसे ही दो, अगर आपको अनाज पहुंचाना है, तो भी आपको बफर स्टॉक की जरूरत है, जो बिल्कुल सही भी है, करेक्ट है ना। मैंने आपको भी बताया था कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स चलती है, उन जिनके अंदर आप देखोगे सस्ते दामों में अनाज का वितरण किया जाता है। तो ये भी इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोलता है कि जो एफसीआई है, ठीक है,
वो आप देखोगे अपना जो भी वितरण करता है, ठीक है, वो बेसिकली आपके राशन शॉप्स के द्वारा करता है। इन्हीं राशन शॉप्स को और क्या कहा जाता है, तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। चूंकि आपको इन राशन की दुकानों से आपका जो सामान होता है वो एक उचित मूल्य पे मिलता है, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उचित मूल्य वाली शॉप यानी दुकानें, यानी फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उचित मूल्य वाली दुकान यानी फेयर प्राइस शॉप। जो आपका पीडीएस का प्रणाली था उसमें ये बेसिकली वो आप बोल सकते हो राशन शॉप, वो बोलते हैं ना दरवाजा है जिसपे आके जनता खटखटाती है, जहां से अपना राशन लेके जाती है, ठीक है। अब है ना, दो चीज याद रखना। देखो अगर आप तमिलनाडु वगैरह में जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि राशन की जो दुकानें है ना, वहां पे आपको गेहूं चावल और ये सब तो मिल ही रहा है, इसके अलावा वहां पे सस्ते दामों में एक तो आपको चीनी और केरोसिन वगैरह भी दी जाती है। ये जो एक्स्ट्रा चीजें दी जाती है ना, ये वहां की स्टेट सरकार प्रोवाइड कर रही है अपने पैसों पे, अपने खर्चों पे, ठीक है। तो बेसिकली राशन शॉप में क्या होता है, देखो सेंट्रल का काम है आप तक वो 3 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं और 1 रुपए में बाकी का अनाज पहुंचाना। इसके अलावा आपकी स्टेट चाहे तो इसमें और चीजें भी सस्ते दामों में प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन फिर उसका पूरा खर्चा और मतलब खरीदने से लेकर, ठीक है, राशन शॉप तक पहुंचाने का पूरा खर्चा, ठीक है, वो सारा का सारा खर्चा स्टेट को लेना पड़ता है। तो कुछ स्टेट्स में आप देखोगे आपको थोड़ा बहुत और सामान भी मिलता है, लेकिन उस पर क्या होता है, आपका खर्चा स्टेट सरकार करती है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात करता है 3 तरीके के राशन कार्ड्स के बारे में। मैंने आपको बताया था ना कि भैया आप राशन शॉप से सामान खरीदते हो, हर कोई नहीं खरीद सकता, आपके कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड बनता है, ठीक है, और उस राशन कार्ड का अलग अलग कलर होता है, उस पर लिखा होता है आप कौन सी कैटेगरी में हो, और उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको सामान मिलता है, ठीक है। आपको क्या दाम लगेगा, आपको कितना सामान दिया जाएगा, वो उस कैटेगरी पे डिपेंड करता है। तो एक तो होता है कि आप गरीबी रेखा के नीचे हो, तो आपको बोला जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आपका जो कार्ड मिलेगा वो होता है बीपीएल कार्ड, ठीक है, जो आप देखोगे गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए होता है, ठीक है। फिर एक होता है बेसिकली अबव पॉवर्टी लाइन, जो आप गरीबी रेखा के जो ऊपर लोग हैं ना, उनके लिए जो कार्ड बनता है वो वाला, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली वो लोगों के लिए जो मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, ठीक है। और एक होता है जो गरीबों में भी सबसे गरीब होते हैं, ठीक है, और इनको हम लोग बोलते हैं अंत्योदया। देखो ये जो अंत्योदया शब्द था, अच्छा ठीक है, ये मुझे आप बताना, अंत्योदया शब्द का मतलब होता है गरीबों में भी सबसे गरीब, ठीक है, मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हम इसको बोलते हैं, गरीबों में भी सबसे गरीब। तो आप मुझे बताने वाले हो कि अंत्योदया शब्द किसने दिया था, ठीक है। इवन आप देखोगे जो गांधी जी है, उन्होंने काफी अंत्योदया शब्द का प्रचार किया था। वो हमेशा कहते थे ना, आप जब भी कोई स्कीम लॉन्च करते हो, आप जब भी कुछ समाज के लिए करते हो, तो आप समाज के सबसे गरीब, सबसे आप देखोगे जो बोलते हैं ना एकदम निर्धन व्यक्ति का चेहरा याद करो और ये सोचो कि आप जो कर रहे हो उससे उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या। अगर उस पर फर्क पड़ रहा है ना, तो बेसिकली आपका कार्य सफल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अंत्योदया क्या होते हैं, देखो गरीब हो आप, ठीक है, आपके पास इतने संसाधन नहीं है, लेकिन गरीबों में भी सबसे गरीब है कि आपके पास बिल्कुल ही संसाधन नहीं है, आपके पास जीवन यापन करने का कोई स्रोत है ही नहीं, ठीक है। उनको हम लोग बोलते हैं अंत्योदया। तो उन लोगों के लिए जो कार्ड बनते हैं वो होते हैं अंत्योदया कार्ड, ठीक है। तो अब आप ये देखो, तो 3 तरीके के कार्ड कौन से हो गए, एक तो अंत्योदया वाले हो गए, लेकिन ये कौन से लोगों के लिए होते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है भाई, अंत्योदया का मतलब तो हो गया पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है। बीपीएल कार्ड मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब ये इंटरचेंज कर दिया है, तो पहला और दूसरा तो कथन रॉन्ग है, तो ये तो गए। तो आपका वैसे भी आंसर ऐसे ही निकल के आ गया कि बी है, यानी ओनली थर्ड ऑप्शन इज राइट। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एपीएल कार्ड किन लोगों के लिए होगा, जो अंत्योदया में भी नहीं है और सॉरी जो बीपीएल में भी नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ओके। फिर आई थिंक हमें हाइलाइटर पॉइंटर का ऑप्शन चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात करता है राशनिंग की, ठीक है, कि राशनिंग का काम हमारे यहाँ पे कब शुरू हुआ था। तो ये तो मैंने आपको याद है जब हम एनसीईआरटी का वो चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने आपको तभी वो पैराग्राफ था इस साइड पे, मैंने आपको बताया था कि भले हमने राशन कार्ड अब बांटने शुरू करे हो, लेकिन राशनिंग का काम तो हमारे यहाँ कब से शुरू हो गया था, जब आप देखोगे बंगाल का फेमिन आया था, ठीक है। तो जब आप देखोगे 1983 के आसपास, सॉरी 1943 के आसपास आप देखोगे बंगाल का फेमिन आया था, तो उसके बाद हमने राशनिंग का काम, राशनिंग की व्यवस्था जो होती है वो शुरू कर दी थी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बात कर रहा है आपसे आईसीडीएस के बारे में। तो ये तो मैंने आपको अभी बता दिया था कि आईसीडीएस की शुरुआत कब करी गई थी, 1975 में। और ऑब्वियसली कोई भी स्कीम जो होती है वो पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड लॉन्च करने से पहले क्या होता है, उसका एक है ना प्रायोगिक आधार होता है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस, उस पर लॉन्च करी जाती है कि भैया कुछ क्षेत्रों में लॉन्च करी गई, अगर वहां सक्सेसफुल हुई तो फिर इसको पैन इंडिया, पूरे भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर आप ये देखोगे कि दूसरा कथन ये कहता है कि आईसीडीएस क्यों लाया गया था। देखो नाम तो समझ में आना चाहिए, ये बाल विकास सेवा के लिए है। मतलब जो अपने बच्चे होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 साल से उम्र जिनकी कम होती है, उनके कहीं ना कहीं विकास के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। तो ये बोल रहे हैं कि ये स्कीम जो थी हमारे यहाँ पे, जो हाई इंसिडेंस था पॉवर्टी का, ठीक है, गरीबी की जो आप देखोगे घटनाएं थी, उनको कहीं ना कहीं आप देखोगे एक तरीके से होता है ना, हम लोग इंटरवेंशन टूल जो होता है हस्तक्षेप करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उस चक्रव्यूह को, उसके लिए लॉन्च करी गई थी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हुआ क्या था कि देखो हमारे यहाँ पे ना 3 बहुत बड़ी स्कीम थी जो एक्चुअली लॉन्च करी गई थी हमारे यहाँ पे भुखमरी और अल्टीमेटली गरीबी से हटने के लिए। ठीक है, एक तो थी आपका पीडीएस सिस्टम, जिसको हम लोग राष्ट्रीय वितरण प्रणाली बोलते हैं। दूसरा था 1975 में आपका आईसीडीएस, और तीसरी थी आपकी 1977 के आसपास आपका फूड फॉर वर्क, मतलब काम करोगे तो उसके बदले में आपको भोजन मिलेगा परियोजना। ठीक है, ये 3 परियोजनाएं जो है, ये आप देखोगे वो परियोजनाएं हैं जिसने गरीबी और भुखमरी दोनों को टैकल करने का काम किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, फिर ये बात करता है आपसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम की, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि ये अधिनियम कहता क्या है। देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका आंसर तो बहुत सिंपल है क्योंकि हमें पता है 2013 में आया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद ही, ठीक है, ये अधिनियम आया था। इसके देखो अधिनियम आने में और ना आने में क्या फर्क है, पहले तो ये बताओ। अगर अधिनियम नहीं आता तो क्या सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए काम नहीं करती? फिर मैंने आपको अभी बताया कि 1960 से सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए काम कर रही है, तो फिर ये अधिनियम लाने की जरूरत क्या पड़ी? अधिनियम के आते ही आपका जो राइट टू फूड है ना, मतलब खाना बनना, खाद्य सुरक्षा आपका एक अधिकार हो गया, आपका एक राइट हो गया। अब अगर इसका खनन होगा तो आप कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हो, ये फर्क है। अगर अधिनियम नहीं था तब तक क्या था, सरकार आपको दे रही है, वो सरकार की स्वेच्छा के ऊपर है कि सरकार आपको खाद्य सुरक्षा दे रही है। लेकिन अब चूंकि ये अधिनियम है, ठीक है, अब चूंकि आपकी देश के लेजिस्लेचर ने इसको पास कर दिया, तो ये सरकार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आपको खाद्य सुरक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका अधिकार है जो आप हक से उनसे मांग सकते हो। ये फर्क होता है अधिनियम आने में और उसके ना आने में। ठीक है, इसलिए तो आप देखोगे हम बोलते हैं कि जब एमजी नरेगा आया, ठीक है, उसके पहले तक जीविका का आधार जो था वो सरकार के ऊपर ऑप्शनल था कि भैया किसको काम देना है, किसको नहीं काम देना, और नहीं भी मिला तो सरकार के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आपको काम दे। लेकिन मनरेगा आने के बाद ग्रामीण इलाकों में एटलीस्ट राइट टू वर्क, राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है, जीविका का जो आधार होता है वो आपका अधिकार बन गया। अब आप सरकार से हक से काम मांग सकते हो कि भाई मेरे पास काम नहीं है, मुझे 100 दिन का रोजगार चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली कहानी कि हमें अधिनियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, दूसरी चीज, चूंकि आप देखोगे भारत में हम लोग गरीबी तो कम कर रहे थे, लेकिन हंगर, भुखमरी को हम लोग इतने अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट आप ये देखोगे एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, पहले इसको इफ्री करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, संगठन था, जिसको हम लोग इंटरनेशनल फूड एंड प्राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वो इसको निकालता था। ठीक है, इंडेक्स को निकालता था। लेकिन आजकल आप देखोगे 2 अलग अलग संगठन है, वो मिलके इस इंडेक्स को निकालती है। तो पहला तो ये आपका होमवर्क है क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, कौन निकालता है, कौन सी संगठन निकालती है, और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, पिछले साल क्या थी और इस साल क्या थी। आपको रैंकिंग देख के समझ में आ जाएगा कि भारत में भुखमरी या हंगर की क्या सिचुएशन है। ठीक है, इतने सालों बाद भी आप देखोगे हम लोग भुखमरी और हंगर से जूझ रहे हैं। तो ये आप देखोगे 2013 की बात है, जब हमारी जो पीडीएस सिस्टम था उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज, करप्शन के, भ्रष्टाचार के, ठीक है, तो वो सारे निकल के आ रहे थे और बहुत सारे लोग हंगर से मर रहे थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ तक कहना पड़ा कि एफसीआई के गोडाउन्स में माल सड़ रहा है। ठीक है, आपके पास इतना अनाज है कि वो सड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे 150 मतलब करीबन आप ऐसे मान के चलो कि 20 करोड़ से ज्यादा की जो जनता है वो फिर भी आप देखोगे भूखी है। तो ये कैसे हो सकता है?
एक ही देश जिसमें कहीं पे अनाज सड़ रहा है, इतनी ज्यादा मात्रा में है कि वो सड़ रहा है, उसी देश में लोग भुखमरी से मर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज को देखते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखोगे थोड़ा सा हिदायत दी सरकार को कि भैया अब हरकत में आ जाओ और ये सब चीजें नहीं चलेगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने 2013 में ये अपना खाद्य सुरक्षा का अधिनियम लेके आए। ठीक है, तो इसका आंसर तो सी है, लेकिन अब एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लिखा क्या है? देखो इसमें ये लिखा है कि सरकार जो है वो बेसिकली खाद्य सुरक्षा हर किसी को पहुंचाने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसी के अंदर बताया है कि सरकार जो आईसीडीएस, मिड डे मील, ठीक है, आपकी मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम हो गया, वो सब चलाती है ताकि जो अपने बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जिनको आपको पता है कि पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत है, उन तक एटलीस्ट अनाज पहुंचाया जा सके। इसी में बात करी है कि कैसे सरकार सस्ते दामों में, ठीक है, लोगों तक अनाज पहुंचाएगी। यहीं पे बात करी गई है कि कैसे ये स्टेट और सेंटर, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लोगों तक अनाज पहुंचाना। यहीं पे बताया है कि कैसे आपकी राशन शॉप या जो अपन बोलते हैं ना फेयर प्राइस शॉप्स एस्टैब्लिश करी जाएंगी, जिसके थ्रू आपका लोगों तक अनाज का वितरण होगा। ठीक है, इसमें ही बताया गया है कि कैसे राज्य सरकारों का काम है राशन कार्ड बनाना, और उस राशन कार्ड के तहत जब अगर लोग लेके आए तो उसके थ्रू उनको अनाज का वितरण करना। ठीक है, तो इसी में आप देखोगे ये सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, इसमें बहुत और भी चीजें लिखी हुई है। इसमें फिर अंत्योदय जो लोग होते हैं, ठीक है, जो सबसे गरीबों में भी गरीब लोग होते हैं, उनके बारे में भी मेंशन किया है। देखो एक्चुअली दो चीजें होती हैं। अगर आप सिर्फ बीपीएल हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप 3 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं और 1 रुपए में जो बाकी अपना मोटा अनाज होता है वो राशन शॉप से ले सकते हो। ठीक है, 5 किलो प्रति व्यक्ति। लेकिन अगर आप अंत्योदय हो, आप गरीबों में भी सबसे गरीब हो, तो फिर आपको मतलब आप पूरे घर के हिसाब से आप 35 किलो राशन बेसिकली राशन शॉप से उठा सकते हो। ठीक है, पूरे घर के हिसाब से, प्रति व्यक्ति नहीं, पूरे घर के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी आपके इस अधिनियम में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है, अच्छा हाँ, इसी अधिनियम के तहत आपका ये भी पता रखा है कि कितनी ग्रामीण जनता और कितनी आपकी शहरी जनता इसमें कवर्ड है। तो इसी अधिनियम में बताया कि लगभग इंडिया में 67% जो लोग हैं वो इस अधिनियम के अंदर खाद्य सुरक्षा की प्रणाली के अंदर आते हैं। 67 कैसे हुए? 75% ग्रामीण इलाकों के, ठीक है, और 50% शहरी इलाकों के। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम मैं इसका एवरेज लूंगी तो 66 नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि ग्रामीण इलाकों में 70% लोग रहते हैं और शहरी इलाकों में 30% लोग रहते हैं। अब आप इसका वेटेड एवरेज अगर लोगे तो 66 ही आएगा। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि हमारे अधिनियम के तहत कितनी ग्रामीण जनता कवर्ड है, 75%, कितनी शहरी जनता कवर्ड है, 50%। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब इसके हिसाब से पहला स्टेटमेंट तो राइट हो गया और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 50% जनता आपकी इस अधिनियम के अंदर जो अपनी शहरी इलाकों की है वो इसके अंदर आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ओनली ए। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात करता है कि जो पीडीएस था वो इनिशियली आप देखोगे यूनिवर्सल था। ठीक है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था इस खाद्य प्रणाली को कि आप गरीब हो या आप नॉन गरीब हो, आप गैर गरीब हो, इसके बीच में कोई भेदभाव नहीं था। पीडीएस के थ्रू हर किसी को आप देखोगे अनाज का वितरण किया जाता था। ठीक है, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं हमने एक टीपीडीएस नाम की प्रणाली शुरू करी, जिसको हम लोग बोलते हैं लक्षित यानी टारगेटेड पीडीएस प्रणाली। ठीक है, इसने कहीं ना कहीं एक डिफरेंशियल पॉलिसी लाई कि भैया गरीब और जो नॉन गरीब होते हैं, जो गैर गरीब होते हैं, उनके बीच में हमें अंतर करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि आपको एक टेबल थी, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इंडिया में खाद्य सुरक्षा का पूरा एक देखना है कि कहां से कहां तक आया, तो उस टेबल को जरूर याद करना। देखो मैं आपको बता देती हूँ, वो टेबल में यही समझा, एक मिनट, हम एक बार एनसीईआरटी खोलेंगे और उस टेबल को देखेंगे। ठीक है, ओके, इसको पहले रब करते हैं, और ये जो भी मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बता रही हूँ, जो भी चीज समझा रही हूँ, वो आप यहीं पे पढ़ते चलना। ठीक है, देखो सबसे पहला आपका आता है पीडीएस वाला स्कीम। ठीक है, जो बेसिकली आपका 1960 के दशक के आसपास शुरू होता है। ये क्या था, इसमें देखो टारगेट ग्रुप जो था आपका कोई नहीं था, ये बेसिकली सबके लिए चालू करा गया था। ठीक है, इसमें आपका जो गेहूं था वो आप इस दाम पे बेच रहे थे और चावल इस दाम पे। ठीक है, फिर बेसिकली हमने 1992 में
आरपीडीएस लाया, जिसका फुल फॉर्म है रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमने बेसिकली अपना जो एग्जिस्टिंग पीडीएस था उसको रिवैम्प किया, ठीक है। ये वो टाइम है जब आप देखोगे भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स चल रहे हैं, ठीक है। उस समय हमने क्या बोला कि अब है ना, मतलब सब जगह पीडीएस ना देके हम लोग जो बैकवर्ड इलाके होते हैं, जो बैकवर्ड ब्लॉक्स होते हैं, वहां पे बेसिकली ये पीडीएस पहुंचाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो उसके अंदर हमने लोगों को 20 किलो अनाज देना शुरू करा। उस समय दाम इस दामों पे देते थे, ठीक है। फिर हमने 1997 जस्ट उसके 5 साल बाद ही हमने सोचा कि हम लोग अब और टारगेट करते हैं। भाई बैकवर्ड इलाकों में नहीं, हमें गरीब और नॉन गरीब को समझना पड़ेगा, इनके बीच में एक वर्गीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन गरीब हो सकता है कि आप फिर भी मैनेज कर ले, लेकिन गरीब लोग बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या करा कि 2 कैटेगरी बनाई, एक बनाई बीपीएल की, एक बनाई एपीएल की, एक बनाई बिलो पॉवर्टी लाइन और एक बनाई आपकी अबव पॉवर्टी लाइन वाली, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो टीपीडीएस होता है उसके अंदर हमने जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे उनको टारगेट करना शुरू करा और उनको बोला कि आप 35 किलो अनाज जो है प्रति महीना सरकार मतलब वो राशन शॉप से उठा सकते हो, ठीक है। और हमने एपीएल और बीपीएल की अलग अलग रेट रखी। भाई एपीएल वाले लोग भी उठा सकते थे, लेकिन रेटें अलग अलग होंगी, दाम अलग अलग होंगे। भाई एपीएल वाले लोगों को आप थोड़ा महंगे में दोगे और बीपीएल वाले लोगों को आप थोड़ा सा सस्ते में अनाज दोगे, ठीक है। फिर आती है आपकी 2002 के आसपास अंत्योदय अन्न योजना। ये बेसिकली थी अंत्योदय लोगों के लिए, मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीबों भी सबसे गरीब है, उनको आपको लगा कि भैया इनको तो और सस्ते दामों में अनाज मिलना चाहिए, इनको थोड़ा ज्यादा अनाज मिलना चाहिए। तो इनको हमने बोला कि आप 35 किलो आप एक महीने के हिसाब से आपके घर में चाहे कितने ही लोग हो, चाहे 3 हो चाहे 4 हो 5 हो, लेकिन आप 35 किलो अनाज उठा सकते हो और आपसे दाम भी कम लिया जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे एक अन्नपूर्णा स्कीम आई। ये बेसिकली आपके जो सीनियर सिटीजन नहीं होते जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है, तो उनके लिए बेसिकली आपने लॉन्च करी थी कि उनको भी अगर सब किसी के पास सहारा नहीं है, कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट उनको अनाज दिया जा सके। तो उनको आपने 10 किलो अनाज देने का वादा किया और ये बेसिकली आप फ्री में देने लगे। और फाइनली उसके बाद हमने 2013 में अधिनियम लाया, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 किलो प्रति पर्सन जो अपने प्रायोरिटी हाउस होल्ड होते हैं उनको खाना देना शुरू करा, 3 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये अब आप कभी मत भूलना, क्योंकि इसी से आपके बाकी क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। तो यहां देखो, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पीडीएस की प्रणाली थी वो बिल्कुल यूनिवर्सल थी, ठीक है, वो सार्वभौमिक थी, उसने किसी भी गरीब या गैर गरीब में आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन, वर्गीकरण, भेदभाव कुछ नहीं किया, बिल्कुल सही है। और जो टीपीडीएस था जो अपना 1997 में, हाँ करेक्ट है, लेकिन लॉन्च आई थिंक 2000 में हुआ था, 1997 में आया था, ठीक है। तो ये इसने आप देखोगे गरीब और गैर गरीब के बीच में थोड़ा सा भेदभाव, डिफरेंशिएशन लाया और इसके अंदर आप देखोगे जो गरीब लोग होते हैं उनको सस्ते दामों में अपने अनाज देना शुरू करा और जो एपीएल लोग थे उसमें आप देखोगे उनसे थोड़ा ज्यादा प्राइस लिया। तो इसमें दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब तो मुझे लग रहा है आप ही मुझे बता दोगे आंसर क्या है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो अंत्योदय अन्न योजना थी ये 2000 में इंट्रोड्यूस करी गई थी, ये बताओ ये सही है या नहीं है। ये सही है, 2000 के आसपास ही आई थी। और दूसरा बात ये कह रहा है कि जो बेनिफिशियरी थे, ठीक है, इसमें वो जो पुअर फैमिलीज थी उनको आइडेंटिफाई किया गया था। और ये कौन आइडेंटिफाई करेगा, जो स्टेट का अपना ग्रामीण विभाग होता है वो करेगा। और उन्होंने बीपीएल का सर्वे किया था। भाई ये एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाली चीज है। मुझे एक बात बताओ, इंडिया लेवल पर गरीब आइडेंटिफाई करना इजी है या आप देखोगे स्टेट लेवल पर, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट लेवल पर आपको पता भी होगा कि भाई कौन से इलाके हैं जहाँ पे आपको ज्यादा गरीब मिलेंगे। आप वहां के एमएलए वगैरह से बात कर सकते हो, वहां के जो आप देखोगे वॉलंटियर्स होते हैं उनसे हेल्प ले सकते हो। तो आप पुअर फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने का काम, गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रहते हैं, बीपीएल लोग आइडेंटिफाई करने का काम कौन करेगा, स्टेट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आइडिया ये था कि जो अपने बीपीएल परिवार होते हैं ना, उनमें से जो 1 करोड़ सबसे गरीब परिवार थे ना अंत्योदय अन्न योजना में, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, हमने वो आइडेंटिफाई करे थे। पहले 1 करोड़ परिवार आइडेंटिफाई करे थे, लेकिन उसके बाद इसमें 1 करोड़ और ऐड कर दिए गए और 2 करोड़ लोगों को अभी अंत्योदय अन्न योजना के अंदर लाभ दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर यही था कि आप पहले गरीब लोगों को पहचानोगे, उनको आप देखोगे कि 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपए में जो मोटा अनाज होता है ना वो दोगे, ठीक है। पहले आप देखोगे उनको 25 किलो अनाज मिलता था, फिर इसको 35 किलोग्राम कर दिया गया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज के समय में
पहले जब ये स्टार्ट हुआ तब 1 करोड़ परिवार आइडेंटिफाई करे गए थे, लेकिन आज 2 करोड़ परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के अंदर अनाज का वितरण किया जाता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली दोनों ही राइट है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात कर रहा है कि भाई अगर हम देखें कि तो एफसीआई जो है वो बेसिकली जितना उसको मिनिमम रखना चाहिए उससे बहुत ज्यादा अनाज रखे है। ठीक है, और ये चीज तो आपको पता है कोरोना सॉरी कोरोना काल में भी बोली गई थी। ठीक है, कि जितना अनाज एफसीआई को रखना चाहिए उससे ज्यादा ही अनाज वो रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब 2013 में वो अधिनियम नहीं आया था उसके पहले तक क्या बोला था कि भाई एफसीआई के गोडाउन में अगर चाहिए सिर्फ 20 टन तो आपके पास 50 टन 40 टन 30 टन इतना माल आपने रख रखा है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अवांछनीय है। ठीक है, अनडिजायरेबल है। ओके, ये पहला कथन है। दूसरा बोल रहा है कि जो स्टोरेज होता है ना, इससे क्या होता है कि भाई आप स्टोर तो कर रहे हो, आप ही सोचो उसको, आपने जितना अनाज स्टोर कर रखा है आपने कहीं से खरीदा होगा, उतना आपने दाम वहां पे दिया होगा, फिर उस अनाज को उठवाया होगा, ट्रक से ट्रांसपोर्ट करवाया होगा, उन गोडाउनों में रखा होगा, उनका किराया दिया होगा, तो मतलब आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ता ही चला गया। साथ में जितना अनाज चाहिए था आपने उसका डबल या ट्रिपल अगर आपने रख रखा है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में तो उतना यूज होगा ही नहीं, तो बाकी का अनाज ऐसे ही आपके गोडाउन में सड़ता रहेगा। ठीक है, और ओवर द टाइम आप देखोगे 1 साल बाद 2 साल बाद उस अनाज की जो क्वालिटी होगी वो खराब हो जाएगी, उसमें चूहे वगैरह लग जाएंगे, इंसेक्ट लग जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपका अनाज पूरा सड़ जाए, खराब हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, एफसीआई का अगर आप देखोगे कि भाई उसको कितना प्रोक्योरमेंट कर रहा है अनाज का, तो जितना चाहिए उससे ज्यादा ही कर रहा है। ठीक है, आप ये देखोगे कि सपोज अगर हमें न्यूनतम ये चाहिए कि हमारे यहाँ पे 30 मिलियन टन चावल एफसीआई अपने गोडाउन में रखे, तो लगभग 2014 में इसकी डबल क्वांटिटी मान लो 60 मिलियन टन से ऊपर का आप देखोगे अनाज एफसीआई ने अपने गोडाउन में रखा था। ठीक है, जो अपने न्यूनतम मानदंडों से काफी ऊपर था। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो उन्होंने रखा है ना, ठीक है आप बोल रहे हो कि हमें बहुत सारी कोई नई स्कीम है उसमें हो सकता है लॉन्च करने में काम आ जाए, लेकिन अगर नहीं आएगा तो आप ये सोचो कि वो कितना सारा कॉस्टिंग और आपका वेस्टेज हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला पहले वाले का आंसर भी है, क्योंकि इतना ज्यादा अनाज रखना जितना आपके न्यूनतम मानदंडों से ज्यादा है वो अनडिजायरेबल है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात करता है कि जो एमएसपी है उसके नेगेटिव आउटकम्स क्या है। देखो अब तक तो मैंने आपको सिर्फ एमएसपी की प्रणाली समझाई थी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको उसका नेगेटिव आउटकम नहीं बताया था। नेगेटिव आउटकम क्या है? देखो मुझे एक बात बताओ, आप बोलोगे मैम आपने तो हमें बताया कि एमएसपी तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो आप मार्केट में इंडिकेशन दे रहे हो कि भैया आपको कौन सी फसल उगानी है, और दूसरी चीज है कि फार्मर को आप कम दामों में, सस्ते दामों में अपनी फसल बेचने से बचा रहे हो, डिस्ट्रेस सेल करने से बचा रहे हो। इससे क्या होता है कि किसान वगैरह सुसाइड नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि भैया मार्केट में अगर मैं ये क्रॉप उगा रहा हूँ जिसपे एमएसपी मिलती है तो मुझसे सरकार इस दाम पे खरीद लेगी। लेकिन इसके नुकसान क्या है? देखो पहली चीज, एमएसपी सिर्फ 23 क्रॉपों पे अनाउंस होती है, बाकी पे नहीं होती। उसमें भी आप देखोगे कि सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स हैं जो एक्चुअली में सरकार आपसे खरीदती है। एमएसपी तो अनाउंस करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस मंडी में आप बैठे हो हर मंडी में वो जो 23 क्रॉप्स है उसको खरीदने के लिए सरकार बैठी हो। मोस्टली आप देखोगे एमएसपी के तहत अपना चावल, गेहूं और मोटे कुछ दाने होते हैं वो खरीदे जाते हैं, क्योंकि वो आपके पीडीएस सिस्टम और बफर स्टॉक में, मतलब पीडीएस प्रणाली जो होती है उसके अंदर भी भेजे जाते हैं। तो होता क्या है, एक तो एमएसपी के अंदर आपके ऑलरेडी बहुत कम क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो इससे आप इंटर क्रॉप डिस्पैरिटी ला रहे हो अपने खुद के देश में, कि भैया आप ये बोल रहे हो कि जो कुछ ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती है जो हो सकता है ज्यादा पोषण देती हो, आप उन क्रॉप्स को प्रेफर ना करके आप फार्मर को बोल रहे हो, आप वो क्रॉप कहीं ना कहीं प्रोत्साहन कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो कि आप वो क्रॉप उगाओ जिसपे हम एमएसपी देते हैं। तो इससे इंटर क्रॉप डिस्पैरिटी आती है। ठीक है, दूसरी चीज, इन 23 क्रॉपों में से भी क्या होता है कि सारी क्रॉप सरकार नहीं खरीदती। मोस्टली आप देखोगे 3, 4, 5 क्रॉप सी होती है तो सरकार खरीदती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बाकी फार्मर्स को एक अच्छा इंडिकेशन नहीं जाता, तो इससे इंटर फार्मर डिस्पैरिटी भी आती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना अपनी हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें मैंने आपको 3 टर्म्स बताए थे, इंटर क्रॉप डिस्पैरिटी, इंटर फार्मर डिस्पैरिटी और इंटर रीजनल डिस्पैरिटी। ये तीनों चीजें एमएसपी से भी हो रही है। ठीक है, क्योंकि एमएसपी के तहत आपका जो अनाज खरीदा जाता है वो आप देखोगे पूरे भारत से नहीं खरीदा जा रहा। भाई आपको पीडीएस में सपोज करो 23 मिलियन टन चावल चाहिए, तो आपका 18 मिलियन टन चावल अकेले पंजाब या सॉरी गेहूं चाहिए, तो आपका 18 मिलियन टन गेहूं अकेले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से ही आ गया।
तो अब बाकी पूरे देश के फार्मर से तो कुछ ले ही नहीं पाए ना, इसलिए इंटर फार्मर डिस्पैरिटी, इंटर रीजनल डिस्पैरिटी, ये सब चीजें भी देखने को मिलती हैं। तीसरी चीज, अब चूंकि इसके अंदर आप गेहूं चावल इन सब के अनाज को प्रोत्साहन दे रहे हो, ये क्रॉप्स कैसी होती है आपकी, वाटर गजलिंग, पोषण को खींचने वाली, वाटर को खींचने वाली, मिट्टी में से दोनों चीजें कम कर देती है। वहीं अगर आप पल्सेस उगाते, आप दालें उगाते, तो क्या होता, आपकी मिट्टी को पोषण ज्यादा मिलता, आपका पानी कम खिंचता। तो आप ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाओगे तो ऑब्वियसली आपकी सॉइल की जो उत्पादकता है वो कम हो जाती है। फिर उससे क्या होता है, हमारे देश को आप ओवर डिपेंडेंस कर रहे हो। भाई पहले हो सकता है कि हम 5-6 तरीके की चीजें खाते थे, लेकिन चूंकि अब हमें एमएसपी में यही दोनों चीजें मिलती है, हम यही खाने लग गए, तो ओवर डिपेंडेंस हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से। फिर तीसरी चीज क्या होती है, आप ये सोचो कि एमएसपी से, पता है ये एक बार ये बोला गया था कि एमएसपी में हो क्या रहा है कि आपने अनाज खरीदा और फिर आप इसको बेच, तो आप इसको दे तो पूरे भारत में रहे हो, ठीक है। अब जैसे सिक्किम है, सिक्किम को हम लोग ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जितनी भी खेती होती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ठीक है। तो वहां पे आप ये देखोगे कि जो सिक्किम है, ठीक है, वहां पे लोग उगा तो ऑर्गेनिक खाना रहे हैं, लेकिन उनको पीडीएस और मिड डे मील के तहत मिल कौन सा अनाज रहा है, जो ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये गलत नहीं है क्या, ये भी तो गलत है भाई। एमएसपी के थ्रू भले ही आप अनाज सबको दे रहे हो, लेकिन आप ही सोचो कि सिक्किम जैसे स्टेट में जो ऑर्गेनिक है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक खेती के लिए मांग रही है, वहां के खुद के लोगों को ऑर्गेनिक अगर खाना नहीं मिले सरकारी स्कीम्स के तहत, तो वो भी गलत है। तो ये कुछ आप देखोगे नेगेटिव आउटकम्स होते हैं आपके एमएसपी के, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से लिखे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि भैया आपका जो पानी वाली जो क्रॉप्स होती है उसकी वजह से ज्यादा पानी का उपयोग होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि इससे है ना आपके राइस और जो गेहूं वगैरह होता है उसमें ओवर डिपेंडेंस आ जाती है, वो भी सही है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि आप है ना इससे लोगों का ये तो बिल्कुल गलत है, इंफीरियर क्वालिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका आंसर तो डी है। इससे एक और चीज आती है कि इससे जो लोग अपना जो ट्रेडिशनल खाना खाते थे ना, कोर सीरियल जैसे बाजरा ज्वार, ये सब की भी हैबिट आप चेंज कर देते हो, ठीक है। तो उनकी जो बैलेंस डाइट वाला जो पूरा सिलसिला था ना, वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे खतरे में आ जाता है, ठीक है। और चूंकि आप देखोगे राइस और व्हीट की डिमांड बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों फसलों की या एक दो फसलों और की, उनकी ही आप देखोगे दाम बढ़ते हैं, बाकी के दाम बढ़ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात करता है सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। ये बोल रहे हैं कि भैया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आप राशन शॉप नहीं चलाने दे सकते, ये तो गलत है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था तमिलनाडु का, जहाँ पे राशन शॉप चला ही सहकारी समितियां रही हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ये बोल रहा है कि अमूल एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे कोऑपरेटिव जो थे, बेसिकली अगर हम दूध के व्यापार में देखें तो कितना सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल सही है। देखो जैसे हमारे यहाँ पे हरित क्रांति आई थी ना, वैसे हमारे यहाँ पे क्या आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति, ठीक है, दूध की क्रांति आई थी। और जैसे हमारे हरित क्रांति में एम एस स्वामीनाथन और आपने नॉर्मन बोर्लो का नाम सुना होगा, वैसे हमारे व्हाइट रेवोल्यूशन में जो व्यक्ति, जो साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे, जिनको हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन या व्हाइट रेवोल्यूशन के पितामह कहते हैं, वो कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। अगर आपने अमूल के बारे में सुना है तो आप डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने बेसिकली जो अपना बिखरा हुआ एक इनफॉर्मल सा पूरा दूध का व्यापार था उसको जोड़ा, ठीक है, उसको सहकारी समूह बना के आज वो अमूल के फॉर्म में आपके सामने पेश किया, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था, देखो सहकारी समितियां जो थी ना, वो कहीं ना कहीं हमारे देश में पहले से थी। आपको पता है 1902 में आपका वो क्रेडिट ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, आपका जब लॉर्ड कर्जन जो थे वो आपके वाइस रॉय थे इंडिया के ब्रिटिश राज के टाइम पे, तभी भी ये अधिनियम पास हो गया था। तो सहकारी समितियां आपके यहाँ ब्रिटिश राज से थी, ठीक है। लेकिन मोस्टली आप ये देखोगे जो सहकारी समितियां थी वो आपके साउथ साइड में और आपके कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में ज्यादा आप देखोगे रोल प्ले करती थी, ठीक है। फिर आप देखोगे सरकारी ये सहकारी समितियां करती क्या है और सहकारी समितियां होती क्या है। देखो सपोज करो राम सुधा महेश और गणेश, ठीक है, ये 4 दोस्त हैं, ठीक है। अब आप सपोज करो कि ये चारों के चारों एक जैसा काम करते हैं, चारों के चारों दूध का उत्पादन करते हैं, ये अलग अलग दूध बेचने निकलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, चूंकि आप देखोगे अलग अलग दूध का उत्पादन करते हैं, अलग अलग बेचते हैं, तो इनको बार्गेनिंग करनी पड़ती है, इनको कोई भी आसानी से दबा जाता है, इनका पेमेंट टाइम पे नहीं आता, और क्योंकि बहुत छोटे खिलाड़ी हैं तो इनको बैंकों वगैरह से क्रेडिट या लोन की सुविधा या ऋण वगैरह भी नहीं मिलता। लेकिन अब ये चारों मिलके क्या बोलते हैं कि हम एक समूह बना लेते हैं, हम एक समिति बना लेते हैं,
कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब इन्होंने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम दे दिया, सपोज करो अमूल, ठीक है। अब अगर ये मार्केट में सामान बेचते हैं तो ये अकेला राम गणेश सुधा नहीं बेच रहे हैं, ये अमूल बेच रहा है। तो होता क्या है कि भाई बैंकों को लगता है अच्छा अब है ना ये एक संगठन से डील कर रहे हैं, उसके अंदर 4 लोग हैं, अब वो कंबाइंड उत्पादनता देखते हैं। पहले अगर 10-10 किलो बनाते थे तो आज आप बोल रहे हो कि भैया 40 किलो उत्पादन है, तो वो तो बढ़ गया, है ना। फिर ये मार्केट में बेचने निकलते हैं, तो अब क्या होता है, अमूल के नाम पे बेच रहे हैं तो एक ब्रांडिंग भी हो रही है, एक मार्केटिंग भी हो रही है, ठीक है। नई नई सुख सुविधाओं के साथ वो नए नए पैकेट में बेच रहे हैं, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। अब बैंकों से भी इनको ऋण मिल पा रहा है, तो ये कुछ फायदे होते हैं अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करते हो, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूध बेचने में, आपकी जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज होती है, इवन जो लोन देने वाली लेने वाली, इसमें भी आपको बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिल जाएंगी, सहकारी समितियां मिल जाएंगी, ठीक है। अब आप देखोगे कि इनफैक्ट तमिलनाडु जो अपना राज्य है ना, वहां पे लगभग लगभग मुझे लगता है 90% से ऊपर, 90 से 95% के बीच में आप देखोगे जो अपनी ये उचित मूल्य वाली दुकानें होती है ना, फेयर प्राइस शॉप्स, उनको चलाने के लिए मोस्टली कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही काम कर रही है। 90% से ज्यादा दुकानों को ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही चला रही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आप देखोगे गलत हो गया, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेयर प्राइस शॉप्स को चलाती है। इनफैक्ट आप देखोगे ऐसे हर जगह पे, जैसे राजस्थान में जाओगे तो सरस है, गुजरात में जाओगे तो अमूल है, दिल्ली में जाओगे तो मदर डेयरी है, ठीक है। तो वही है कि दिल्ली में जैसे अगर आप जाओगे तो मदर डेयरी जो है ना, वो सरकार के द्वारा मतलब एक नियंत्रित दामों पे आपको दूध बेचती है, इसलिए आप देखोगे कि मदर डेयरी का जो दूध होता है वो हमेशा एक मतलब एक फिक्स प्राइस पे ही आपको मिलता है, ठीक है। इनफैक्ट मदर डेयरी तो अब सब्जियां भी बेचती है, ठीक है। वैसे ही सफल के स्टोर भी आपको दिख जाएंगे, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो अमूल जो है बेसिकली वो एक सक्सेस स्टोरी है कि कैसे आपके जो अलग अलग वो होते हैं ना, जो दूध दूध का उत्पादन करते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को आपने साथ में क्या करा, एक सहकारी समिति का रूप दिया और समिति का नाम आपने अमूल रखा, और उसके थ्रू अब आप देखोगे मार्केट में पूरा अपना सामान बेचते हैं, जिससे इनको ताकत मिली, ठीक है। और इंडिया जो एक सक्सेस स्टोरी बन गया, इंडिया आज नंबर 1 प्रोड्यूसर है मिल्क का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये बहुत हमारे लिए प्राइड की बात है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ओनली। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका आखिरी क्वेश्चन भी होगा आई थिंक, कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन था वो किससे रिलेटेड था। अरे ये तो मैंने आपको अभी बता दिया, ये मिल्क से यानी दूध से रिलेटेड था। देखो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो वैसे आप रेनबो रेवोल्यूशन के बारे में सुनोगे, ठीक है, जिसमें अलग अलग जो अपनी सब्जी फल इनसे रिलेटेड जो चीजें होती है उसके लिए हम लोग रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने हरित क्रांति करी अनाज के लिए, हमने व्हाइट क्रांति करी, श्वेत क्रांति करी मिल्क के लिए। वैसे हम लोग अलग अलग क्रांति की बात करते हैं, पिंक रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, अलग अलग तरीके की चीजों के उत्पादन के लिए। तो अगर आपको पता है इसके बारे में तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और ये जो मिल्क की क्रांति थी इसके बारे में जितना आपको इस लेवल पे पता होना चाहिए उतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अमूल के बारे में, जैसे अमूल की सक्सेस स्टोरी है वैसे ही सरस है, वैसे ही मदर डेयरी है। तो अगर आप भी कोई ऐसे राज्य से हो जहाँ पे ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी है तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम फिर से मिलेंगे, चैप्टर में हमारा जो क्लास 9 था वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम क्लास 10 की शुरुआत करेंगे, एंड तब तक के लिए धन्यवाद।